Welcome dear students, आज हम स्टडी करेंगे LC oscillators. After completing this topic, you will be able to describe the LC oscillator and its types. You will be able to describe the working of following LC oscillators. First, Hartley oscillator, second, crystal oscillator, third, Colpitts oscillator and fourth, Clebsch oscillator. सो बेसिकली हम यहां पर LC ऑसिलेटर डिस्कस करने वाले हैं. वेरियस LC ऑसिलेटर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे. हम यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करेंगे, गेन का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. तो सारी की सारी चीजें हम यहां पर LC ऑसिलेटर से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं. बेसिकली अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप के एंड न्यूमेरिकल टाइप के दोनों टाइप के प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और अगर मैं प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जैसा मैंने हमेशा बोला है, ऑसिलेटर का जो मेन यूज होता है वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने का होता है. साइन वेव, कोसाइन वेव या कोई भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं ऑसिलेटर का. तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी इस टॉपिक की बहुत ही ज्यादा है. सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहां पर स्टडी करेंगे LC ऑसिलेटर होते क्या है और कौन कौन से LC ऑसिलेटर हमें स्टडी करने हैं. तो LC ऑसिलेटर बेसिकली अगर मैं आपको यहां पर एक डायग्राम शो कर दूं तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि LC ऑसिलेटर होते क्या है. ऑल्दो हम ऑसिलेटर का बेसिक कंसेप्ट बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, वही बेसिक कंसेप्ट यहां भी यूज होने वाला है. बस जो आपके फीडबैक एलिमेंट होंगे उसमें आपको L और C दिखाई देंगे. तो यहां पर सबसे पहले आप यूज करते हैं बेसिक एम्पलीफायर, और बेसिक एम्पलीफायर का गेन मैं यहां पर ए ही लेकर चल रहा हूं जैसा हमने बेसिक कंसेप्ट में भी स्टडी कर रखा है. और ये जो बेसिक एम्पलीफायर होता है आपका, यहां पर आप इनपुट एंड आउटपुट देखेंगे. इनपुट आप अप्लाई नहीं करते, आपको पता है इनपुट ऑसिलेटर खुद रिक्रिएट करता है. और जो आपका आउटपुट है, आउटपुट इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे फीडबैक एलिमेंट के साथ, फीडबैक ब्लॉक के साथ. देख सकते हैं आप, फीडबैक ब्लॉक आपने एक बना दिया है, फीडबैक एलिमेंट आपने बना दिया है, फीडबैक गेन आपने क्या लिया है, बीटा. तो यहां पर आप आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे. तो यहां पर आपने बेसिकली आउटपुट को फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक वाले ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है. और आप देख सकते हैं यहां पर आपको VF मिल जाएगा या आप XF बोल सकते हैं, जो भी है आपको फीडबैक का आउटपुट मिल जाएगा आफ्टर द बीटा. तो यहां पर बेसिकली जो आपका A होता है वो तो आपका नॉर्मल फीडबैक स्टॉप स्टार्ट, जो आपका A है वो तो आपका नॉर्मल एम्पलीफायर का गेन है. ठीक है, गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर जो आप जानते ही हैं. तो A आपका क्या है, गेन ऑफ एम्पलीफायर. और जो बीटा है वो है आपका फीडबैक गेन या फीडबैक एलिमेंट भी आप बोलते हैं. तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो LC ऑसिलेटर होते हैं, LC ऑसिलेटर में ये जो बीटा वाला ब्लॉक है, बीटा वाले ब्लॉक की जगह ही आप यूज करते हैं L और C. मींस जो फीडबैक एलिमेंट है वो L और C का यूज करके बनाया जाता है. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि फीडबैक एलिमेंट कंटेन्स L and C, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. स्टॉप स्टार्ट. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फीडबैक एलिमेंट आपका L और C कंटेन करता है. तो किस तरीके से आप बीटा को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से आप फीडबैक एलिमेंट को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले यहां पर मैं फीडबैक एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं. तो फीडबैक एलिमेंट को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Z1, Z2, इन दोनों के बीच में आप अप्लाई करते हैं ग्राउंड. एंड तो ये होता है आपका फीडबैक एलिमेंट बीटा. तो यहां पर ये जो फिगर हमने बनाया है, ये फिगर है हमारा फीडबैक एलिमेंट का. तो फीडबैक को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फीडबैक एलिमेंट को. तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, जो आप A यूज करते हैं, A बेसिकली आप बोल सकते हैं जो एम्पलीफायर यूज करते हैं यहां पर जिसका गेन A होता है. तो एम्पलीफायर प्रोवाइड्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट. जैसा हमने स्टडी कर रखा है कि टोटल आपको 360 डिग्री फेज शिफ्ट या 0 डिग्री फेज शिफ्ट चाहिए होता है. तो एम्पलीफायर प्रोवाइड्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट
and feedback element also provides 180-degree phase shift at frequency f0। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि f0 क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि एम्पलीफायर जो है जिसका गेन ए है वो आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे देता है, और जो फीडबैक एलिमेंट है वो भी आपको दे देता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी f0। हमने यहां पर f0 फ्रीक्वेंसी ही क्यों बोला, हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोला, ऑल फ्रीक्वेंसीज पर क्यों नहीं बोला? तो इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि जो L और C हैं, जो फीडबैक एलिमेंट इंडक्टर और कैपेसिटर कंटेन करता है, तो जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है उनके इंपेडेंस, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही 180 डिग्री फेज शिफ्ट देंगे, वो हर एक फ्रीक्वेंसी पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट आपको नहीं देंगे। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट देंगे वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है f0। तो आप क्या लिख सकते हैं, वेयर f0 इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रखी है। तो आप यहां पर f0 को डिफाइन कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के फॉर्म में। क्लियर पॉइंट? तो ये जो आपने f0 लिखा है ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा, आप जानते ही हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एम्पलीफायर हम यूज करते हैं, एम्पलीफायर प्रोवाइड्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो आप जानते हैं कि कौन कौन से एम्पलीफायर ऐसे हैं स्टार्ट। तो आप जानते हैं कि एम्पलीफायर किस कॉन्फ़िगरेशन में आपको यूज करना चाहिए जिससे वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करे। तो हम यहां पर जो एम्पलीफायर यूज करते हैं, मैं उनके नाम आपको यहां पर शो कर देता हूं, उनके कॉन्फ़िगरेशन शो कर देता हूं। तो वी कैन यूज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। अगर आप बीजेटी यूज करते हैं, आप जानते हैं बीजेटी ऑलरेडी आप बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप अपने नोट्स पे देख सकते हैं। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में आपको वोल्टेज गेन और करंट गेन नेगेटिव मिलता है, दैट मींस 180 डिग्री फेज शिफ्ट आपको मिलता है। तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं इन्वर्टिंग ओपैम्प। ओपैम्प में आपको पता है कि ओपैम्प में जब आप इन्वर्टिंग ओपैम्प यूज करते हैं तो आउटपुट आपको नेगेटिव मिलता है, दैट मींस अगेन आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है इनपुट और आउटपुट के रेस्पेक्ट में। इसके अलावा आप एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर आप जानते हैं, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर आप पढ़ते हैं फैट के केस में, और फैट के केस में आपको पता है कि फैट के केस में कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जब आप यूज करते हैं तो आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है। तो यू कैन यूज आइदर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ओपैम्प और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो ये आप एम्पलीफायर यहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? इसके अलावा अगर मैं यहां पर कंडीशन की बात करूं कि कंडीशन क्या होती है आपकी, कैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर जो कंडीशन होती है आपकी, कंडीशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये होती है आपकी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जितने भी LC ऑसिलेटर हम पढ़ने वाले हैं, हर किसी LC ऑसिलेटर में यही कंडीशन यूज होगी जिससे कि आप f0 का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो कंडीशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, Z1 Z2 Z3 ये तो आप जानते हैं कि इंपेडेंसेस है, लेकिन कौन सा इंपेडेंस रिएक्टिव होगा, होंगे तो सारे रिएक्टिव, लेकिन कौन सा इंडक्टिव होगा या कौन सा कैपेसिटिव होगा, ये चीजें हम तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे LC ऑसिलेटर के टाइप्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। तो ये हो गई आपकी कंडीशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन
मतलब गेन की कंडीशन क्या होती है आपकी? तो अगर हम बात करें गेन की, तो गेन मॉड ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Z2 बाय Z1 होना चाहिए आपका, ये कंडीशन होती है। देखिए जो सारे गेन्स है ना, वो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं एम्पलीफायर में, जब आपने पढ़ा हुआ है बीजेटी एम्पलीफायर, फैट एम्पलीफायर, जब आपने पढ़ा है ओपैम्प पढ़ा है, तो सारे के सारे गेन्स आप बहुत डीप में पढ़ चुके हैं। यहां पर आपको जस्ट कंडीशंस यूज करनी है, और अलग अलग एलसी ऑसिलेटर के लिए जब Z1 Z2 अलग अलग होंगे तो वैल्यूज बस आपको उठा के पुट कर देनी है। आपको यहां पर दोबारा से बेसिक एम्पलीफायर के गेन स्टडी नहीं करने हैं, वो टॉपिक डिफरेंट था, वो टॉपिक आप बहुत आराम से स्टडी कर चुके हैं। तो यहां पर ए मींस बेसिक एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर हो सकता है जो आप बहुत डीप में पढ़ चुके हैं, इन्वर्टिंग ओपैम्प हो सकता है, या कॉमन सोर्स हो सकता है, तो कोई भी आप एम्पलीफायर यहां पर यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन अगर आप बात करते हैं गेन ए की, तो मॉड ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Z2 बाय Z1 फॉर फैट एंड ओपैम्प। एंड HFE, जैसा आप जानते ही हैं कि बीजेटी में कॉमन इमीटर करंट गेन HFE बहुत ही फेमस होता है, तो हम यहां पर बीटा या HFE का इस्तेमाल करते हैं शो करने के लिए। तो HFE शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 बाय Z2 प्लस Z2 बाय Z1 HIE अपॉन RC, ये आपका गेन होता है इन केस ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी में ये आपकी कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको डिफरेंट ऑसिलेटर जो आप अभी स्टडी करने वाले हैं एलसी, सब में Z1 Z2 की जो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी उनको आपको पुट करना है। HIE क्या होता है ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ा था, लेकिन मैं यहां पर आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। वैसे आप अपने नोट्स पे भी देख सकते हैं, where HIE is input resistance of H मॉडल, यूनिट आपकी ओम होती थी, स्टैंडर्ड वैल्यू 1.1 किलो ओम होती थी, सारी चीजें आप स्टडी कर चुके हैं। एंड RC इज कलेक्टर रेजिस्टेंस, आप जानते ही हैं, जो आप बीजेटी में कलेक्टर और VCC के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसे ही आप RC बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानते ही आराम से। तो ये जो सारी कंडीशंस हमने लिखी है, कंडीशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ये सारी कंडीशन हमें इस्तेमाल करनी है। सस्टेन्ड ऑसिलेशन वाली कंडीशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैं आपको थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करूं जो मैंने हाईलाइट भी की है, वो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0। मेनली आपको इसी पर फोकस करना है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे दी है गेन से रिलेटेड, लेकिन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एलसी ऑसिलेटर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर जो हमने अभी एलसी ऑसिलेटर का बेसिक कंसेप्ट देखा, तो हमें अब कौन कौन से एलसी ऑसिलेटर स्टडी करने हैं। तो अगर मैं यहां पर टाइप्स के बारे में बात करूं, तो आपको टोटल यहां पर 4 टाइप्स के एलसी ऑसिलेटर स्टडी करने हैं। फर्स्ट है आपका, तो थर्ड है हमारा क्लैप ऑसिलेटर, एंड फोर्थ है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो ये 4 टाइप्स के ऑसिलेटर आपको स्टडी करने हैं एलसी ऑसिलेटर के अंदर। तो आई होप ये जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है और जो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर मैंने अभी बताए हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गए होंगे। आगे आने वाले लर्निंग आउटकम में हम ये चारों के चारों टाइप्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आई होप ये जो कंडीशंस मैंने बताई हैं ये आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। सो आई होप ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है एलसी ऑसिलेटर एंड इट्स टाइप्स, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।